हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार के नंबर 1 चैनल बिहार स्टडी बोर्ड में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास की इंग्लिश। और इंग्लिश का हमारा पहला चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हम देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर देखें। अगर आप लोग नहीं देख रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। और आज का चैप्टर है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके बारे में जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। और मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपने वीडियो देख ली तो आपके 100 मार्क्स आने की बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो। तो आप लोग अपनी कमर कस लो और इस पर फॉलो करो। सिर्फ ईयरफोन लगा लो या घर पे वो फ़ोन है तो ऐसी एक रूम में पढ़ो बस, क्योंकि आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी तो आगे जाके आप ऑफिसर बनोगे। अगर आपका सपना होगा ऑफिसर बनने का, तभी आप जाके बनोगे। चलो फिर देखते हैं, पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो हमने पहले भी बहुत कुछ जाना था और आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो ये हमारा चैप्टर है इसके ऑथर कौन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के, तो महात्मा गांधी हैं। और उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था जन्म। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था उनका। और उनकी हत्या कब हुई थी? 30 जैन 1948 नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। वो कट्टरपंथी थे इन्हें, और इनकी हत्या कर दी गई। इसके कई सारे रीज़न हैं, इनकी हत्या क्यों करी गई, ऐसा बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैंने बताया था उनको। तो याद रखना, इनके ऑथर है महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। G फॉर गुजरात, P फॉर पोरबंदर। ठीक है, ध्यान रखना, याद रखना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने जो रीजन दिया है कि फर्दर रीजन द लार्ज सिटी वेयर द स्नेर एंड यूजलेस, तो ये बताते हैं ना कि जितने भी बड़े शहर हैं, बड़े बड़े शहर क्या एक फंदा है, पूरी तरह से क्या एक फंदा है। यहाँ पे आपको गंदगी मिलती है, बोझ मिलता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, जो जितने भी पीपल हैं, वो नॉट बी हैप्पी, खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको गैंग्स देखने को मिलते हैं, पूरी तरह से खुश तो होते नहीं हैं। तो चोर हो गए, लुटेरे हो गए, जो गैंग हो गए, मतलब चोरों का गैंग होता है, लुटेरों का गैंग होता है, रॉबरीज होती है, रॉबर्स होते हैं यहाँ पे। प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यवृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन की हिंदी होती है वैश्यवृत्ति। ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। और यहाँ तक कि यहाँ पे जो बुराई ना बहुत फल फूल रही है, फ्लरिशिंग कर रही है बहुत ज़्यादा। और जो पुअर लोग हैं बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये रॉबरी का शिकार होते रहते हैं। अमीर लोग इन्हें सिर्फ दबाते रहते हैं, कब्जा करते रहते हैं इन पे, ऐसा कह रहे हैं गांधी जी। तो जो अमीर लोग हैं इनके द्वारा क्या करते हैं, जो अमीर पुरुष है ना, इनको लूटा जाता है अमीरों द्वारा, इनको लूटा जाता है पूरी तरह से। बट जो, और इसीलिए जितने भी छोटे गांव हैं ना, स्मॉल विलेजेस, सेटिस्फाइड होते हैं। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रिच मैन द्वारा गरीबों को लूटा जाता है, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। और जो छोटे छोटे गांव हैं यहाँ पे खुशियाँ होती है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं यहाँ पे, ऐसा इस बुक में कहा जा रहा है। और आगे कहते हैं कि द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब बाय मी। तो अब इन्होंने पूरी तरह से डिस्क्राइब करा है, जो मेरे द्वारा जो डिस्क्राइब करा गया है भारतीय सभ्यता को, उसमें समर्थक किया गया है, समर्थकों द्वारा किया गया है। और जो दुनिया को आपको देखने को मिलता है पूरी तरह डिस्क्राइब बाय इट्स वोटर्स, तो ये सब चीज़ें जो वोटर्स होते हैं इनके द्वारा समर्थक, मतलब कि इन्होंने सपोर्ट करा इस चीज़ को। और आपको पता होगा इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इस दुनिया में आपको देखने को मिलता है दुनिया के किसी भी हिस्से में, मतलब कि जो होता है ना, अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड द परफेक्शन। तो इसमें ऐसा बोला गया है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता के तहत सभी पुरुषों ने पूर्णता प्राप्त नहीं करी है, मतलब कि पूर्णता प्राप्त नहीं करी है। बट आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है यहाँ पे बहुत चीज़ें उभरी है, नैतिकता उभरी है, प्रवृत्ति उठने की हमें अवसर मिला है। और जो पश्चिमी सभ्यता है अनैतिक होता है, पूरी तरह से प्रचार करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट करता है मोरल बीइंग को, ये सब चीज़ें दिखाता है कि मोरलिटी हमारे अंदर, मतलब नैतिक है, हमें कुछ मूल्य है, हम ना बहुत अच्छे हैं, ऐसा कहते हैं ये चीज़ें। और यही बात करें वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, तो ये क्या करते हैं, प्रोपगेट करते हैं इमोरलिटी को, पूरी तरह से अनैतिक है, अनैतिकता को फैलाते हैं, प्रचार करते हैं, ऐसा कह रहे हैं इस किताब में। ठीक है, तो अनैतिक है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब हो रही है यहाँ पे इंग्लैंड की हो रही है, पुर्तगाल की बात हो रही है, मतलब यूरोपियन कल्चर की बात हो रही है, वेस्टर्न जितने भी, क्योंकि उन्हीं को वेस्टर्न कहा जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आ रहा होगा। और वीडियो को अगर लाइक कर दें, अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दें अपने दोस्तों में। ठीक है, और आगे देखें तो बात करते हैं कि जो द लेटर, मतलब कि जो गॉडलेस होते हैं ना, मतलब कि जो आगे बात करते हैं कि बाद वाला ईश्वरीय हीन है, जो पूर्व भगवान में विश्वास पर आधारित है। तो हम पूरी तरह से बिलीव इन गॉड करते हैं, वेस्ट ऑन बिलीव गॉड, और अंडरस्टैंडिंग करते हैं और बिलीविंग करते हैं इन चीज़ों में।
हैं तो इतना मतलब बताया गया है कि जो बाद वाला ईश्वरहीन है और पूर्व भगवान में विश्वास पर आधारित है, इतना समझदार और इतना विश्वास करने वाला है पूरी तरह से। और ये भारत के है ना, ये भारत के हर प्रेमी को पुरानी भारतीय सभ्यता के चिपकने का एक अवसर देता है, व्यवहार करता है जैसे कि एक बच्चा अपने माँ के स्तन से चिपका रहता है। तो बताते हैं कि एवरी लवर जो ऑफ इंडिया का है किस तरह करता है, और ओल्ड इंडियन मतलब कि हमारा जो पुरानी सभ्यता थी इसके लिए कितना हम चिपके रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी सभ्यता ना अभी तक जीवित है, अलाइव है, ठीक है, जीवित है पूरी तरह से। जैसे कि एक बच्चा नहीं चिपका रहता अपनी मॉम के ब्रेस्ट से, स्तन से, उसी तरह हम चिपके रहते हैं अपनी सिविलाइजेशन से, ऐसा कह रहे हैं इस पुस्तक में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। और ये बोल रहे हैं ना कि जो आई एम नॉट हेटर ऑफ द वेस्ट, कि मतलब मैं ना नफ़रत नहीं करता, मैं किसी से नफ़रत नहीं करता, मुझे कोई नफ़रत नहीं है पश्चिमी साहित्य से या उनके कल्चर से। तो ये बोलते हैं आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर। तो ये इनको ना मैं थैंक यू कह रहे हैं कि मैं ना उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये सिखाया है कि अगर मैं चाहता हूँ कि भारत अपनी ऊंचाई पर पहुँचे, कि मतलब कि ये थैंकफुल करते हैं कि जो भारत है, थैंकफुल फॉर मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी, कि मतलब मुझे सिखाया गया है और उन्होंने सीखा भी है लिटरेचर से, साहित्य से। इसमें तो वेस्टर्न लिटरेचर से सीखा इन्होंने। और आई वॉन्ट टू इंडिया राइट टू फुलेस्ट हाइट, मतलब कि ऐसा कह रहे हैं कि लेकिन आधुनिक सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ और मुझे ये सिखाया कि अगर मैं चाहता हूँ कि भारत अपनी पूरी ऊंचाइयों तक पहुँचे तो मुझे अपने देशवासियों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आधुनिक सभ्यता के वर्षों और वर्षों के अनुभव के बाद मैंने इससे एक सबक सीखा है। तो ये सब कहते हैं कि मैंने एक सबक सीखा है पूरी तरह से हाइट पे पहुंचाने के लिए, और कंट्रीमैन में पूरी तरह से बताते हैं कि आफ्टर ईयर एंड ईयर्स एक्सपीरियंस करा इन्होंने ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन से करा है, और आई हैव लर्नड मतलब कि सीखा इन्होंने, बहुत कुछ पढ़ा है, लेसन फ्रॉम द एंड दैट वी मस्ट अंडर ऑल कोस्टर्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने सीखा है, इन चीज़ों से बहुत अनुभव करा है और एक सबक सीखा है हमने, इसका कीमत और एक मतलब एक कीमत चुकाई है इसकी। अब कीमत तो चुकाई है, कॉस्ट तो चुका है ना, कॉस्ट होता है ना, तो कॉस्ट सिखाया है बहुत बड़ा, तो उन्होंने इसके लिए कॉस्ट चुकाया है, मतलब एक कीमत चुकाई गई है हमने सीखने की। ठीक है, और यही कहते हैं कि व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब कि कहते हैं कि वह आधुनिक सभ्यता क्या है, कि ये भौतिक पूजा है। कहते हैं कि इट ऑल द से वर्शिप ऑफ द मटेरियल की पूजा है, और इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट। तो ये कहते हैं कि भौतिक पूजा है या शुद्ध भौतिकवाद है, तो पूरी तरह से शुद्ध भौतिकवाद है ऐसा कह रहे हैं। और पूरी तरह से बताएं कि मटेरियलिज्म क्या होता है एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें बताते रहते हैं। और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है अगर ये भौतिक सभ्यता के विजय के हर कदम पर नहीं सोचती। तो ये लोग कहते हैं ना कि आधुनिक सभ्यता, मॉडर्न सिविलाइजेशन नथिंग डज नॉट थिंक द एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम ऑफ द मटेरियल सिविलाइजेशन। इसके बारे में अगर नहीं सोचा तो भौतिक, मतलब कहने का मतलब है तुम भौतिक, तुम कुछ भी नहीं हो अगर तुमने ये सब चीज़ें नहीं सीखा, तो इन पर अगर विजय प्राप्त नहीं करी, इसके बारे में नहीं सीखा, तो आप लोग कुछ भी नहीं हो, ऐसा कहा जा रहा है इस पुस्तक में। ठीक है, और बात करते हैं कि अब इसमें ना कंपेयर करा जाता है पूरी तरह से कि टू सिविलाइजेशन के बीच में, तो बताते हैं कि वे करते हैं, तो प्रेफेस करते हैं पूरी तरह से, बताते हैं कि अननेसेसरी इज़ नॉट द यूजलेस, तो दो सभ्यताओं के गुण को तोलना करते हैं पूरी तरह से, यूजलेस टू वे द मेटलिस्ट मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन। तो ऐसा कहते हैं कि दो सभ्यताओं के गुण को तोलना यदि बेकार नहीं तो शायद अनावश्यक है, पूरी तरह से यूजलेस है ऐसा कहते हैं, अननेसेसरी है, अनावश्यक है पूरी तरह से, तो ये कहते हैं। और ये इट लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग। तो ये कहते हैं ना कि जो वेस्टर्न है, ये संभावना है कि जो पश्चिमी की जो जलवायु है ना और परिवेश, इनकी सभ्यता उसके अकॉर्डिंग विकसित है पूरी तरह से, और इसी तरह हमारे पास हमारी परिस्थितियों के अनुकूल सभ्यता है। तो ये कहते हैं कि इसी तरह जो हमारी सभ्यता है ना, हमारे जो क्लाइमेट है, कंडीशन है या सूट करता है हमें, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सिविलाइजेशन है। तो इसीलिए हमारे पास हमारी परिस्थितियों के अनुसार सिविलाइजेशन है, और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे हैं। तो बोलते हैं कि दोनों गुड दे आर द रिस्पेक्टिव है पूरी तरह से अपने स्फीयर्स में, तो दोनों ही अच्छे कहते हैं ये लोग, कि मतलब दोनों अच्छे हैं, अपने क्लाइमेट के अनुसार वो अच्छे हैं, अपने क्लाइमेट के अनुसार हम अच्छे हैं, जो हमें मिला है सराउंडिंग उसके अनुसार हम अच्छे हैं, ऐसा कह रहे हैं गांधी जी। ओके, ठीक है, ध्यान रखना इतना। और अगर बात करें कि पूरी तरह से जो बताया गया है गांधी जी द्वारा कि जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, इज़ अ मॉडर्न सिविलाइजेशन द इन्फिनाइट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स, तो ये सब बताते हैं कि आधुनिक सभ्यता विशेषता मानव है और इनकी अनिश्चित बहुलता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बहुलता है ह्यूमंस की, तो ये सब कहते रहते हैं गांधी जी। और प्राचीन सभ्यता आवश्यकताओं पर एक अनिवार्य प्रतिबंध है और एक सख्त विनियमन है। तो ये कहते हैं जो एशियन सिविलाइजेशन है पूरी तरह से
बताया है अपन एंड द स्ट्राइक द रेगुलेटिंग ऑफ द दिस वॉन्ट्स। तो ये सब वॉन्ट्स के अकॉर्डिंग बताया गया है, किस तरह हमारी प्राचीन सभ्यता थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। और अगर बात करें कि मॉडर्न सिविलाइजेशन और हमारी जो एशियन सिविलाइजेशन है या पश्चिमी सिविलाइजेशन है उसके ऊपर कहते हैं कि आधुनिक या पश्चिमी वास्तव भविष्य ही क्या है स्थिति में, और इसलिए देवदत्त है विश्वास की कमी है उत्पन्न होती है। तो ये ऐसा कहते हैं कि देवदत्त में डिविनिटी में बहुत कम है, रियली फ्रॉम द वॉन्ट लिविंग फेथ एंड फ्यूचर स्टेट एंड द देयर फॉर ऑल्सो डिविनिटी। ठीक है, ये सब चीज़ें कहते हैं गांधी जी। तो ऐसा कहते हैं या जो प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का संयम है और एक विश्वास से उत्पन्न होता है। जाहिर सी बात है जो एशियंट है और ईस्टर्न है सिविलाइजेशन क्या करता है, राइज फ्रॉम द बिलीफ। तो बिलीफ पे होता है ना, विश्वास पे होता है। और स्पाइट और सेल्वेज इन फ्यूचर स्टेट एंड द एक्सचेंज करता है डिवाइन पावर। तो ये इस पर चीज़ें बताता है कि एक देवीय शक्ति है और इसका ही अस्तित्व में है भविष्य की स्थिति में, और एक देवीय शक्ति में अस्तित्व में है। ठीक है, ऐसा कहते हैं इस पुस्तक में कहा गया है। ओके, तो ये ध्यान रखना आप लोग, इस पुस्तक में बहुत कुछ कही गई है। और भी बताते हैं कि अब देखो आधुनिक आविष्कार होता है पूरी तरह से, मॉडर्न इन्वेंशन होता है, ये होता है ना इन्वेंशन होता है, इमीडिएट ब्रिलियंट है, रिजल्ट देते हैं मॉडर्न, कि आधुनिक आविष्कार हुए कुछ तत्कालिक और शानदार परिणाम है जो विरोध करने के लिए बहुत परेशान है। तो जाहिर सी बात है डाउट तो है इन पे, करा जाता है विक्ट्री ऑफ द मेन लाइज दैट द रेजिस्टेंसेस। तो ये सब चीज़ें दिखाई गई है, विरोध करने के लिए बहुत परेशान है। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, कोई संदेह नहीं कि मनुष्य की जीत पर प्रतिरोध में निहित है और हम क्षणिक सुख के लिए स्थायी अच्छाई के दूर करने के खतरे में। तो हम डेंजर में पूरी तरह से करते हैं और हम थोड़े बहुत खुशियों के चक्कर में परमानेंट उसको जो हमारे अच्छाई है ना उसको हम गंवा रहे हैं, ऐसा होता है ये सब चीज़ें। ओके, तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो खतरे में हम लोग, और जाहिर सी बात है खतरे में आप लोग देख रहे हो पर्यावरण क्लाइमेट कितना चेंज हो रहा है, पर्यावरण इन्वायरमेंट कितना ख़त्म हो रहा है हमारा। तो ये क्या टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग तो हो रहा है। तो ऐसा कहते हैं इस पुस्तक में। ठीक है, और भी कहते हैं कि जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग मटेरियल। तो ये कहते हैं कि जिस तरह जो पश्चिमी है ना मतलब प्रकार उन्होंने भौतिक वस्तुओं में अद्भुत खोज की है, पूरी तरह से डिस्कवरी की है मटेरियल की, उसी तरह सिमिलरली हिंदुज़म हैज़ द मेड स्टिल मोर द मेरवेलस डिस्कवरीज। तो इन्होंने भी बोला है कि जो हिंदू धर्म है ना आत्मा और आत्मा की चीज़ों में अद्भुत खोज की है। तो यहाँ पे डिस्कवरी थिंग द रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल, तो इनमें अधिक से अधिक ज़्यादा खोज करी है जो हिंदुज़म है, जो हिंदुज़म है इसमें खोज करी है। तो हिंदुज़म की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप लोग कमेंट करते रहो। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों में। अगर आगे देखते हैं तो वट वी हैव नो आई ऑफ दिस ग्रेट एंड द डिस्कवरी फाइन डिस्कवरीज। तो हमारे पास लेकिन इन महान और बेहतरीन खोजों पर हमारी कोई नज़र नहीं है, कि मतलब जो हमने खोज करी है हिंदुज़म में सोल आत्मा वगैरह का, उस पर हमारी नज़र नहीं है। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, हम किस में फंसे हुए हैं कि भौतिक प्रगति की, उसमें हम चकित हैं मतलब फंसे हुए हैं, और मुझे उस प्रगति का मोह नहीं है। और जो भी है आई एम नॉट द एमरूट ऑफ द प्रोग्रेस, तो इसमें मोह नहीं है इनका पूरी तरह से, इसमें मतलब कि हो जाता है ना मोह हो जाता है, बट इनका मोह नहीं है। वास्तव में क्या कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने अपनी बुद्धि में भारत को उस दिशा आगे बढ़ने से रोक दिया है, कि मतलब कि अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग गॉड इज़ द विजडम हैज़ द प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम द प्रोग्रेसिंग अलोंग दोस लाइंस। तो इसकी ओर बढ़ने से रोक दिया है, ताकि क्या कि जो भौतिकवाद है हमले का विरोध करने के लिए अपने विशेष मिशन को पूरा कर सके, जो अपने जो स्पेशल मिशन है इसको हम पूरा कर सके, किसको, भौतिकवाद को रोकने के लिए, जो हमला हो रहा है मेटेरियलिज्म का, इस पर हम रोकने के लिए एक हम कार्य कर सकें और अपने उस पर विरोध कर सकें इस पर, ऐसा कह रहा है इस पुस्तक में। ठीक है, तो आखिर क्या है जो हिंदुज़म है, दो समथिंग इन हिंदुज़म दैट हैज़ द केप्ट अलाइव अप टिल नाउ, कि मतलब आज के टाइम पे भी जिंदा है हिंदुज़म। आखिर हिंदू धर्म कुछ ऐसा है जिसने अब तक इसे ज़िंदा रखा है, ऐसा सही बात है, ऐसा कुछ तो जिसको ज़िंदा रखा गया है। इस आपको पता होगा बेबीलोनियन सिविलाइजेशन हो गया, तो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये भी तो सिविलाइजेशन थी। तो इनकी सिविलाइजेशन का एक पतन देखा है, और आपने चारों ओर नज़र डालें तो रोम और ग्रीस कहाँ है, तो अगर आप देखोगे तो अराउंड द वेयर इज़ द रोम एंड जो ग्रीस सिविलाइजेशन है ये कहाँ पर है, तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। इटली ऑफ द गिवन ऑफ द रेदर एशियंट रोम, और रोम वाज द इटली। जाहिर सी बात है चारों ओर नजर डालते रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ है, क्या आप आज कहीं भी गिवन इटली या प्राचीन रोम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि रोम इटली था इसलिए। तो आपको पता होगा इटली की राजधानी क्या है, रोम। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप देखने को मिलता है ये सब, जो बेबीलोनियन हो गया, गिब्बन हो गया, या सीरियन हो गया, पर्शियन हो गया, ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलता ना आज के टाइम पे।
ठीक है। अगर आप गो टू ग्रीस, मतलब ग्रीस जाओगे तो द वर्ल्ड फेमस द एटिक सिविलाइजेशन, एटिक सिविलाइजेशन था यहाँ पे। विश्व प्रसिद्ध अटारी जो था यहाँ पे सिविलाइजेशन, यहाँ पे था। सभ्यताओं कहाँ है यहाँ पे, अब तो देखने को नहीं मिलती। और कमिंग टू इंडिया, तो यहाँ पे अगर इंडिया में आओ फिर भारत में आकर देखते हैं तो सबसे प्राचीन अभिलेख देखने को मिलते हैं यहाँ पे चारों ओर, देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं विवश होंगे। हाँ, मैं प्राचीन भारत को अभी भी जीवित देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ ना कि आप भी देख रहे हो। ये आई सी एशियंट इंडियन द स्टिल लिविंग, तो आज के टाइम पे भी देखने को मिलता है, क्योंकि भारत में आके देखोगे काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। महाभारत देखने को मिलता है आपको, भागवत गीता, रामायण हो गया, ये सब अशोक के बारे में सुनने को मिलता है। बट उनकी चीज़ें देखने को नहीं मिलती ना, ग्रीस हो गया, बेबीलोनियन हो गया। तो ये सच है। और ट्रू देयर वार द, पूरी तरह से कड़वा होता है पूरी तरह से, आपको पता ही होगा। टू हेड दैट देयर बट देयर आर रिच ट्रेजर एंड द वुड अंडर देम। तो आपको पता होगा कि पूरी तरह से कड़वा होता है, कूड़ा करकट भी इधर उधर था, परंतु उसके नीचे बहुत धन छिपा था। सच है। और इसके जीवित रहने का कारण है हिंदू धर्म ने जिस लक्ष्य को अपने सामने रखा है वो भौतिक विकास नहीं बल्कि आध्यात्मिक आधार पर था। जाहिर सी बात है, रीज़न तो यही है ना कि हमने पूरी तरह जो सर्वाइव कर रहे हैं हिंदुज़म कि क्यों है, तो हमने जो मेटेरियल ने स्पिरिचुअल लाइंस पे था, हम आध्यात्मिक पे थे, आधार पे हमने जीवित रखा है अपने आप को, न कि मेटेरियलिज्म पे, भौतिकवाद पे। ओके। और जो हमारी सभ्यता है और सिविलाइजेशन और कल्चर और द सोरा डिपेंड ऑन नॉट अपन द मल्टीप्लाइंग और वांट्स, पूरी तरह से हमारी वांट मतलब हमारी ज़रूरतों पे निर्भर नहीं करती है पूरी तरह से, बल्कि इच्छाओं को सीमित करने पर निर्भर करता है। आत्मा इंकार, ठीक है, सेल्फ डिनाइल, तो इस पे हम पे निर्भर करता है, न कि वांट्स पे निर्भर करता है। पूरी तरह से आत्मा से होना चाहिए, ठीक है। तो और यूरोपियन सिविलाइजेशन देखोगे आप लोग, नोट डाउट द सूटेड और द यूरोपियन वट इट विल मीन रॉन द फॉर इंडिया। तो ये सब चीज़ें बताते हैं कि जो यूरोपियन, निसंदेह यूरोपीय सभ्यता है जो यूरोपीय लोगों के लिए है उपयुक्त है, लेकिन अगर हम इसकी नकल करने का प्रयास करें तो इसका मतलब भारत के लिए बर्बादी होगा। जाहिर सी बात है, हम बर्बाद ही और जाएंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है। और इज दिस नॉट द से दैट मे नॉट अडॉप्ट एंड द स्प्लिट वेदर whatever may be God and the capable। तो ऐसा कहते रहते हैं कि ऐसा हुआ, तो ये नहीं है कि हम जो कुछ भी अच्छा है और आत्मसात करने में सक्षम हो उसे हम स्वीकार करें और आत्मसात नहीं कर सकते, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो और भी कहते हैं क्योंकि इसका मतलब भी नहीं है कि यूरोपीय लोग भी इसमें शामिल होने वाली बुराइयों से अलग नहीं होना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें भी कहते रहते हैं गांधी जी, और अपनी पुस्तक में कहते रहते हैं कि ये नहीं कि कुछ अच्छा है तुम अपना लें हर चीज़, और जो अपना सभ्यता है उसे खोते जाएँ, तो अपनी सभ्यता के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें कहते हैं, ठीक है। और भी कहते हैं कि सर्च फॉर द मटेरियल कंफर्ट, जो हम क्या करते हैं, जो सुख सुविधाओं के खोज में रहते हैं और गुणन करते रहते हैं। और ये कहने का साहस करता हूँ कि जो यूरोप के लोग हैं ना, स्वयं अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा इनको, तो फिर से तैयार करना होगा। जाहिर सी बात है, अगर नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, रीमॉडल करना पड़ेगा आउटलुक को पूरी तरह से। और नॉट टू पेरिश द अंडर द वेट ऑफ द कम्फर्ट्स विथ दे आर द बिकमिंग स्लीप्स। तो नहीं तो ऐसा क्या होगा, जिनके वे गुलाम बन रहे हैं। हो सकता है कि मेरा पढ़ना गलत भी हो सकता है, ऐसा कहते हैं कि द रीडिंग ऑफ द रॉन्ग, मतलब कि गलत भी हो सकता है मेरा पढ़ना, ऐसा कह रहे हैं गांधी जी। और भारत के लिए सोने की ऊन पीछे छोड़ना निश्चित मौत है। तो ऐसा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि भारत के लिए सोने की ऊन के इच्छाओं को दौड़ना निश्चित मौत है। तो ये सब चीज़ें कहते हैं। और हम कहते हैं कि मोटो होना चाहिए हमारा, दिलों पर एक पश्चिमी दार्शनिक के आदर्श वाक्यों को उकेरें, सदा जीवन और उच्च विचार से जिए हम। और आज ये निश्चित है कि लाखों लोग पास उच्च जीवन नहीं है। जाहिर सी बात है कि मतलब कि अच्छी जीवन तो नहीं है, एंड वी द फ्यू, कुछ ही लोगों के पास ये जीवन की, जाहिर सी बात नहीं है ना, सकता है। और हम कुछ जो जनता के लिए सोचने का दावा करते हैं उस जीवन के व्यर्थ खोजे और सोचने का जोखिम उठाते हैं। पूरी तरह से क्या करते हैं हम, मिसिंग है पूरी तरह से। तो यही है, इरेलेवेंस है ना पूरी तरह से, क्यों कर रहे हो, जोखिम उठाते रहते हैं पूरी तरह से। तो कैपेसिटी सर्विस का करते हैं, सिविलाइजेशन करते हैं पूरी तरह से। और भी कहते हैं सभ्यता शब्द के वास्तविक अर्थों में गुणन में नहीं है, मतलब गुणन में नहीं है पूरी तरह से, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी ना है ये सब चीज़ें। और डिलिब्रेट करते हैं, वो वॉलेंट्री करते हैं, रिस्ट्रिक्शन करते हैं, वांट्स करते हैं, इंक्रेज करते हैं, प्रमोट्स करते हैं। तो ये सब चीज़ें कि गुणन में नहीं है बल्कि इच्छा को जानबूझकर और स्वैच्छिक प्रतिबंध में शामिल है। ये अकेले संतोष, वास्तविक खुश और सेवा की क्षमता को बढ़ाता है और बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इनको बढ़ावा देता है सर्विसेज को, कैपेसिटी को। ओके, ध्यान रखना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें
और आगे तो देखते हैं हम कि जो कुछ हद तक शारीरिक सामंजस्य और आराम आवश्यकता है, बिल्कुल सही है कि फिजिकल हार्मनी कंफर्ट ये नेसेसरी है बट अबाउट द सर्टेन लेवल, मतलब कि एक लेवल के पास, निश्चित स्तर पे मदद की बजाय, बाधा ना बन जाए, मतलब ये हमारी प्रॉब्लम्स ना बन जाए, पूरी तरह से बाधा ना बन जाए। तो ऐसा कहते हैं गांधी जी, हेल्प होती है बट इतना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए असीमित संख्या में इच्छाएं पैदा करने और संतुष्ट करने का आदर्श एक भ्रम है और एक फंदा प्रतीत होता है पूरी तरह से, ठीक है, एक फंदा प्रतीत होता है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ओके, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, फिजिकल नीड्स होनी चाहिए, पूरी तरह से इंटेलेक्चुअल नीड्स होनी चाहिए, नैरो सेल्फ मस्ट मीट द सर्टेन पॉइंट्स एंड डेट स्टॉप बिफोर, ये सब चीज़ें बताते हैं। फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल, पूरी तरह से शारीरिक और बौद्धिक कामुकता से पहले किसी शारीरिक ज़रूरतों की संतुष्टि, यहाँ तक कि अपने संकीर्ण आत्मा की बौद्धिक ज़रूरतों को भी, तो ये सब बताते रहते हैं गांधी जी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें होनी चाहिए, तो मस्ट अरेंज करना चाहिए एक मानव को एक भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में व्यवस्थित करना चाहिए ताकि मानवता की सेवा में बाधा न डाले, जिस पर उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहते हैं गांधी जी। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और फटाफट अपना फीडबैक दें, हम और ज़्यादा सुधार करेंगे। और आपको क्या क्या ज़रूरत है ज़रूर बताएं, और हमारी एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें, उस पर आपको सारे लेक्चर मिलेंगे। पार्ट 2 खत्म होता है, अब बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।